मौर्योत्तर काल रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। रुद्रदामन का जो 130 से 150 ईस्वी तक के हैं का जूनागढ़ अभिलेख इनसे संबंधित है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो इसे याद रखेंगे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। तो मेन उद्देश्य इसका ये था कि सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कोजुल कडफिसिस लगभग 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम विम कडफिसिस के काल में ही भारत में कोषाण सत्ता स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम विम कडफिसिस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। विम कडफिसिस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। यो ध्येयों का प्रमाण पुराण और अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम मिलते हैं, जिनमें है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57 यानी कि 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईसा प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अश्वघोष की सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान तथा एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी तथा अरिकामेडु में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति का साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। तो इसे याद रखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क के काल में ही कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली थी गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो एक बार आप इसे देख लेंगे। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। तो ये गांधार कला में हमेशा सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। भारत में बाहरी आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम है। पहले यूनानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के साथ, फिर शक, फिर कुषाण। शक जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर कुषाण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, और इस तरीके से होता है। पहले आए हैं यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्णव या कर्णवायन नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक या शिप्रक दिया गया है।
जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चार वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संस्कार वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलश्री से, और उसी में उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कहा है अद्वितीय ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा है, तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। यहाँ पे माताओं का नाम पहले है, तो यहाँ पे देखेंगे इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न कोश, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये थे स्ट्रैटो द्वितीय। ऑप्शन ए, स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये अगाथोक्लीस के ऑप्शन डी। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीस के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिन पर वासुदेव यानी कि कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, मिलिंद जो है ये इनके समसामयिक नहीं है। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक थे। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध
ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया? मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 से 165 155 से 165 या 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों समकालीन थे। बिंबिसार, प्रसेनजित जो कि 563 से 483 तक, और गौतम बुद्ध, ये तीनों समकालीन थे। लेकिन जो मिनांडर, इस तीनों समकालीन थे, जबकि जो मिलिंद है, या आप उन्हें मिनांडर कह लीजिए, ये इनके समकालीन नहीं थे, इनका समय ये था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए, रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में है। ऑप्शन ए, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खोदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये है रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन डी, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। और अगला प्रश्न है, कार्दमक क्षत्रपों के निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये है ताम्र। ऑप्शन ए। कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाईं। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। डिमेट्रियस, ये हिंदू यूनानी थे। रुद्रदामन शक थे। और गोंडोफर्निस पल्लव थे। और विम जो हैं वो कुषाण। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो ये थे कुषाण। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये थे कुषाण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये कनिष्क के सिक्कों पर। कुषाण शासक कनिष्क ने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है विम कडफिसेस। ऑप्शन बी। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, अतः विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये है विम कडफिसेस ने। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, कुषाण वंशीय विम कडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित
उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल खडफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये है विम कडफिसेस, ऑप्शन सी। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये हमने पढ़ा था, कार्तिकेय, ऑप्शन डी। योद्धेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 81 ईस्वी सन है। ऑप्शन बी, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये 78 AD में हुआ था। ऑप्शन डी, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 एवं वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये याद करिएगा 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 में से 57 माइनस करने पर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? ये वर्षों में पूछा गया है, तो 135 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन सी, वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत यानी कि प्रारंभ से 57 ईसा पूर्व तथा घटा देने से शक संवत यानी कि 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये 2019 का प्रिंट है, इसलिए उसके हिसाब से है। 2019 का क्वेश्चन है, तो उसमें 57 वर्ष ऐड कर देने पे ये आपका विक्रम संवत हो जाएगा और शक संवत इसमें से 78 माइनस कर देने पे 1941 होगा। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। लीप वर्ष के अकॉर्डिंग 21 मार्च और नॉर्मली 22 मार्च, ऑप्शन ए। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र यानी कि 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये है 57 ईसा पूर्व से। ऑप्शन बी, विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निवाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 से 470 माइनस करने पे 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये 2009 के हिसाब से पूछा गया है, तो 1931 होगा। यहाँ पे 2009 से -78 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो यहाँ पे कनिष्क के समकालीन इनमें से कौन कौन थे? तो यहाँ पे अश्वघोष और वसुमित्र हैं, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। कालिदास गुप्तकाल में हुए थे, जबकि कंबन
कब्बन जो हैं वो 12वीं शताब्दी के थे। क्वेश्चन नंबर 24, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अभी हमने पढ़ा था ये कनिष्क के समकालीन थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते हैं? तो अश्वघोष तो रखते थे, बी यहाँ पे जो है चरक भी रखते थे, नागार्जुन भी रखते थे, पतंजलि नहीं रखते थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से नहीं संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो ये विशाखादत्त थे जो नहीं गए थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है, कौशाम्बी, श्रीचंपा और पाटलिपुत्र का था, श्रावस्ती का नहीं है, ऑप्शन ए। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये थे चरक और जीवक दोनों ही, ऑप्शन सी और डी। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर सी और डी दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है, ऑप्शन सी। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। क्वेश्चन नंबर 30, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो ये उज्जैन से थे, ऑप्शन सी। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो ये था कण्वा कर्ण। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्णव या कर्ण वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र शातकर्णी, ऑप्शन सी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, ऑप्शन ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है। इसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 34, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये सातवाहन का था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाउ ने हराया था, पान चाउ ने, ऑप्शन ए। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी
तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। फान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कडफिसिस के रूप में करते हैं। तथापि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये है मौर्य वंश की भी और कुषाण वंश की भी। ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पे सही हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। सल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कांधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। क्वेश्चन नंबर 37, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। ऑप्शन बी। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त किए? तो ये था बैराट। ऑप्शन ए। हिंद यवन शासन मिनेंडर यानी कि मिनांडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर नाइक, एथना, मुकुट, धारी राजा का शीश, चक्र एवं ऊंट आदि आकृतियों का अंकन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रधूसर मृदभांड, कुषाण, गांधार कला शैली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली, और अन्य युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये कुषाण कालों में, कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। यहाँ पे राजवंश और सिक्कों की धातुएं दी गई हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। और इसमें से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुछ यहाँ पे जो सी है सातवाहन, ये स्वर्ण सुमेलित नहीं है, जबकि कुषाण स्वर्ण और ताम्र सुमेलित है। गुप्त स्वर्ण और रजत सुमेलित है। कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र सुमेलित है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें मैच करना है। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर हम सीधा एक्सप्लेनेशन में इसे देखते हैं। गांधार कला कुषाणों के समय में थी। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पन्हो मिनांडर से संबंधित है। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। ऑप्शन डी। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 45, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ऑप्शन सी। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय और यूनानी कला का। ऑप्शन डी, भारतीय और यूनानी कला का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो गांधार मूर्ति कला है। ऑप्शन डी, गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था, तथापि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे यूनानी, शक और उसके बाद कुषाण। यूनानी, शक, फिर कुषाण। ऑप्शन ए। भारत में बाहरी आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार का है। यूनानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बाद कुषाण आते हैं पहली शताब्दी ईस्वी में। 49, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये थे डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। ऑप्शन सी। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोट्स के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पारसी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो ये उसके हिसाब से इसका उत्तर है डी, सातवाहन सबसे पुराना राजवंश था। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना सातवाहन राजवंश है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का कुछ समय स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या 60 ईसा पूर्व माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन सी। पुराणों में कुल 30 या 31 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराणों में 30 राजाओं की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ये अमरावती में थी। ऑप्शन ए। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी तो प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो ये प्रतिष्ठान है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। ऑप्शन सी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। निम्नलिखित यहाँ पे राजवंश दिए हुए हैं और राजधानियाँ, इनको मैच करना है। आप एक बार देख लीजिए ऑप्शन, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुंग पाटलिपुत्र राजधानी थी, सातवाहनों की पैठन और प्रतिष्ठान, कदम्ब की बनवासी, चंदेल की महोबा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसमें कालक्रम जो है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। 1 2 3 ऑप्शन डी। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना शिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूल राज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम इस प्रकार है, सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो सत्य है। नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं, यहाँ पे कथन और दूसरा है कारण आर। एक बार इनको देख लेते हैं। पहला है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो कारण भी यहाँ पे सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही है।
सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ एवं सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। अतः इसका अभिष्ट विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन से कथन सही हैं वो बताना है। पहला है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ और उसके बाद तीसरा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो यहाँ पे केवल पहला ही कथन सही है, बाकी दूसरे और तीसरे गलत हैं। तो पहला कथन केवल सी ऑप्शन में है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक ने दक्षिणा पथ में अपना राज्य स्थापित किया था। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे, अतः कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 और 3 असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये अमरावती स्तूप है, ऑप्शन डी सही है। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भीतरी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित, ये नहीं है। नासिक गौतमी बुद्ध से, हाथी गुम्फा खारवेल से, गिरनार जो है वो रुद्र दामन से है। सी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में तथा इसकी भाषा में है तथा इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये है इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। कथन ए और कारण आर दिया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे
यहाँ पे उनकी नौसेना उच्च कोटि की थी। ये चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। हाथी गुम्फा लेक के साथ ऑप्शन सी। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये हैं खारवेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का था, ऑप्शन सी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो यहाँ पे ऑप्शन ई है और इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, तो चेदी राजवंश भी हुआ, महामेघ वंश भी हुआ। ऑप्शन 69, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेल का है, ऑप्शन ए। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 70, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। दूसरा है उदयगिरी में 18 एवं खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। खांडगिरी एवं उदयगिरी की पहाड़ियाँ, जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारी गिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो यह विधि क्षेत्र में था, ऑप्शन ए। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संबंध में संशोधन के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 72, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये लिखी है ई, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन या एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत में आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है।